सो नाउ अब हम लोग यूनिट नंबर 3 स्टाइक्योमेट्री की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। नंबर 1 एमसीक्यू, व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंबस्टन ऑफ ईच मोल ऑफ मीथेन। तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि हर मोल मीथेन को बर्न करके कितने मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा हर 1 मोल ईथेन के लिए। तो बुनियादी तौर पर हमें देखना है कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास क्या है। तो कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम्स प्लस ऑक्सीजन का मोलर मास है 16 ग्राम्स। तो इसको हम लोग करेंगे। सो दिस बिकम्स 12 ग्राम्स प्लस 32 ग्राम्स, और यहाँ पर से दिस बिकम्स 44 ग्राम्स। तो हमारे पास जो मास प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड का वो होगा 44 ग्राम। Next MCQ, a flask contains 500 centimeter cube of sulfur dioxide at room temperature and pressure, और द फ्लास्क कंटेन्स, तो हमने इसका मास निकालना है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास। सल्फर का मोलर मास है 32 ग्राम्स प्लस ऑक्सीजन का मोलर मास है 16 ग्राम्स। 32 प्लस 32 यानी कि 64 ग्राम्स। तो ये हो गया है सल्फर का मोलर मास। अब कोई भी गैस आरटीपी पर जो उसका मोलर वॉल्यूम है वो है 24 डेसीमीटर क्यूब। सबसे पहले हम लोग 500 सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। सो 500 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3। सो हमारे पास ये आएगा 0.5 डेसीमीटर क्यूब। 500 सेंटीमीटर क्यूब 0.5 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होगा। अब हमारे पास 0.5 डेसीमीटर क्यूब सल्फर डाइऑक्साइड की गैस है। अब हमें पता है कि 24 डेसीमीटर क्यूब पर हमारे पास 1 मोल है। तो हमें निकालना है कि 0.5 डेसीमीटर क्यूब पर हमारे पास कितने जो हैं वो इसका मास होगा। तो हम लोग इसको यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं कि हमें पता है कि 24 डेसीमीटर क्यूब पर तो इसका मास 64 ग्राम्स है। 1 डेसीमीटर क्यूब पर इसका मास 64 डिवाइडेड बाय 24 ग्राम्स है, यानी कि 64 डिवाइडेड बाय 24 ये इक्वल होता है 8 डिवाइडेड बाय 3 ग्राम्स के, और हमें निकालना है 0.5 पर, यानी हम 8 डिवाइडेड बाय 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से। तो दिस बिकम्स 1.33 ग्राम्स। तो ये है हमारा आंसर 1.33 ग्राम्स। नेक्स्ट है हमारे पास नेकलेस हैज 6 ग्राम्स ऑफ डायमंड इन इट, हाउ मैनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन इट। तो हमारे पास 6 ग्राम है डायमंड का, तो उसके अंदर हमारे पास कितने कार्बन एटम्स मौजूद होंगे। सबसे पहले डायमंड को समझने की ज़रूरत है कि डायमंड का मोलर मास क्या है। डायमंड बुनियादी तौर पर सिंपली कार्बन है, तो जो मास कार्बन का होगा मोलर मास, वही मोलर मास डायमंड का भी होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो मोलर मास बनता है डायमंड का, जो डायमंड का मोलर मास बनेगा वो हमारे पास बनेगा 12 ग्राम्स, क्योंकि कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम्स है। अब 12 ग्राम के अंदर तो हमारे पास 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होंगे। तो वो पूछ रहे हैं कि 6 ग्राम्स के अंदर हमारे पास कितने होंगे। तो हमें सिर्फ ये करना है कि 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 को डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 आंसर डिवाइडेड बाय 2। सो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। इतने एटम्स होंगे हमारे पास 6 ग्राम ऑफ डायमंड में। अब यहाँ पर जो ऑप्शन हैं उसमें ये वैल्यू नहीं लिखी गई, ना ही इसके कोई करीब करीब वैल्यू लिखी गई है। तो यहाँ पर कोई ना कोई मिस्टेक है। इसका असल आंसर ये है, और ये जो आंसर दिए गए हैं ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, इतने एटम्स नहीं हो सकते। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मास ऑफ एल्यूमिनियम इन 204 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो वो कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम का इतने जो
अगर ये हमारे पास मॉलिक्यूल है तो इसके अगर 204 ग्राम्स हैं तो उसके अंदर एल्यूमिनियम का मास क्या होगा? सबसे पहले हम लोग मोलर मास निकालेंगे Al2O3 का, यानी इसके अगर 1 मोल मौजूद है तो उसके अंदर कितना मास होगा? तो अगर हम लोग एल्यूमिनियम का देखें मोलर मास तो वो है हमारे पास तकरीबन 27 ग्राम्स और ऑक्सीजन तकरीबन 16, तो 27 ग्राम्स इंटू 2 प्लस 16 ग्राम्स इंटू 3, ये हमने करना है 27 इंटू 2 54 प्लस 3 इंटू 16 अराउंड 102 ग्राम्स। क्लियरली 204 इसका डबल है, तो यानी कि ये हमारे पास जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सैंपल मौजूद है वो 2 मोल्स है। तो 1 मोल के अंदर जो एल्यूमिनियम का मास था वो था 27 मल्टीप्लाइड बाय 2। 2 मोल्स के अंदर इसको हम लोग मज़ीद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 27 मल्टीप्लाई बाय 2 था 54, तो हो जाएगा 54 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि 108 ग्राम्स। तो इसका आंसर होगा 108 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द रिएक्टेंट विच इज़ कंज्यूम्ड अर्लियर एंड गिव्स लीस्ट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड। तो वो रिएक्टेंट जो कि पहले ख़त्म हो जाता है और सबसे कम क्वांटिटी देता है प्रोडक्ट की, उसको क्या कहते हैं? आपके पास है A प्लस बी टू फॉर्म C प्लस डी, तो ये एक ख़ास रेशो से होगा, लेकिन अगर इसमें कोई एक रिएक्टेंट उस रेशो से ज़्यादा मौजूद है, तो फॉर एग्जांपल हमें एक मॉलिक्यूल चाहिए ए का और एक मॉलिक्यूल चाहिए बी का, लेकिन हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं बी के, यानी एक मॉलिक्यूल बी का एक्स्ट्रा मौजूद है, तो ये जो एक मॉलिक्यूल बी का एक्स्ट्रा मौजूद है ये प्रोडक्ट्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकेगा, क्योंकि उस एक मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा जो है उसके साथ हमें एक मॉलिक्यूल ए का भी एक्स्ट्रा चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो जो एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल था वो वैसे का वैसा हमारे पास वहाँ पर हमें मिल जाएगा, उसमें अंदर कोई चेंज नहीं होगी। इसका रीज़न ये था कि हमारे पास बी तो एक्स्ट्रा था लेकिन ए एक्स्ट्रा नहीं था। ए हमारे पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी को लिमिट कर रहा था, तो ए हमारे पास एक लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, यानी कि जो कम मिकदार में होगा अपनी जितनी रेशो होनी चाहिए थी उससे कम मिकदार में होगा, उसको हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। तो इसका आंसर है लिमिटिंग रिएक्टेंट। Which one of the following compounds contains the highest percentage by mass of nitrogen? तो इन कंपाउंड्स में से किस कंपाउंड में सबसे ज़्यादा परसेंटेज मौजूद है बाय मास नाइट्रोजन की? तो थोड़ा सा लेंथी सवाल है। अगर आप इधर देखें NH3 में तो अगर हमने परसेंटेज बाय मास निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे कि उस सब्सटेंस का मास लेंगे, यानी नाइट्रोजन का मास लेंगे डिवाइडेड बाय जो होल कंपाउंड है उसका हम लोग मास ले लेंगे। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का मास क्या है? नाइट्रोजन का मोलर मास है 14। सो 14 और डिवाइडेड बाय जो NH3 का होल होगा, हाइड्रोजन का 1 है, सो 14 प्लस 3 यानी कि 14 डिवाइडेड बाय 17। इधर अगर हम लोग आ जाएँ सो यहाँ पर नाइट्रोजन का है 14, तो 28, क्योंकि 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं तो 28 डिवाइडेड बाय 28 प्लस 4 32 ग्राम। इधर अगर हम लोग आ जाएँ तो 14 डिवाइडेड बाय 14 प्लस 16 यानी कि 30 ग्राम्स। फाइनली अगेन एक ही नाइट्रोजन है तो 14 डिवाइडेड बाय 14 प्लस 5 यानी 19 प्लस 16 यानी कि 35। सो ये हमारे पास इनके परसेंटेज बाय मास बनेंगी नाइट्रोजन की। सो अगर हम लोग देखें इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है तो 14 डिवाइडेड बाय 17, ये है हमारे पास तकरीबन 0.82, यानी इसका तकरीबन 82% हमारे पास इसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है। इसको अगर हम लोग देखें 28 डिवाइडेड बाय 32, तो दिस इज़ 88% इसके अंदर हमारे पास नाइट्रोजन मौजूद है। अगर हम लोग इसको देखें 14 डिवाइडेड बाय 30, तो इसके अंदर हमारे पास 47%।
नाइट्रोजन मौजूद है। और अगर हम लोग इस वाले को देखें 14 डिवाइडेड बाय 35, तो इसके अंदर हमारे पास 4% नाइट्रोजन मौजूद है। तो ऑफ कोर्स N2H4 इज द करेक्ट आंसर। विटामिन ए हैज़ अ molecular formula of C20H30O. The number of moles of vitamin A in 500 milligrams. So this is 14. 40. ओके, ये जो परसेंट थी ये 40 थी, नॉट 4%, 40%। ओके, अच्छा नेक्स्ट सवाल है विटामिन ए हैज़ अ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ C20H30O. द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ विटामिन ए इन 500 मिलीग्राम्स ऑफ इट्स कैप्सूल विल बी। तो वो कह रहे हैं उसका फार्मूला हमारे पास ये विटामिन ए है जिसका उन्होंने मॉलिक्यूल बताया है C20H30O। और अब वो पूछ रहे हैं कि 500 मिलीग्राम्स उसकी अगर कैप्सूल है तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका मोलर मास ऑफ कोर्स, यानी अगर इसका एक मोल मौजूद है क्या मास होगा। कार्बन इज 12 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस हाइड्रोजन इज 1 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 30 प्लस 16 grams. So this whole becomes 20 multiplied by 12 answer plus 30 plus 16, 286 grams. ओके 286 ग्राम्स हमारे पास इसका मोलर मास है। तो 286 1 मोल 286 ग्राम्स के अंदर तो हमारे पास 1 मोल होगा। बल्कि हम अगर इसको फॉर्मूले से करें तो हमारे पास फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहाँ पर हमारे पास जो मास हमें दिया गया है वो है 500 मिलीग्राम्स, यानी मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ग्राम्स, डिवाइडेड बाय हमें करना है 286 ग्राम्स। तो ये हमारे पास हमारे नंबर ऑफ मोल्स रहेगा 500 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ आंसर डिवाइड बाय 286। So around 1.7 into 10⁻³ moles पर यानी मोल्स। सो इधर हमारे पास आंसर होगा 1.7 into 10⁻³। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास which one mole of each of the following is when one mole of each of the following is completely burnt in oxygen which will give the largest mass of carbon dioxide। तो अगर इनमें से हर एक का एक एक मोल जलाया जाए तो किससे हमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का मास मिलेगा। तो ऑफ कोर्स वो जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड खुद मौजूद है, क्योंकि ऑक्सीजन में तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद नहीं है। सो ऑक्सीजन में तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद नहीं है। तो हमने बस देखना है कि इन मटीरियल्स के अंदर में से सबसे ज़्यादा कार्बन किसे मौजूद है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इथेन C2H6, C2H4, मीथेन C2 नहीं इथेन इज C2H6 और मीथेन इज CH4, डायमंड इज सिंपली C। तो सबसे ज़्यादा कार्बन हमारे पास ऑफ कोर्स इथेन में मौजूद हैं। तो इथेन सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, सबसे ज़्यादा मास प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड का। 1 मोल ऑफ एथेनॉल एंड 1 मोल ऑफ इथेन हैव एन इक्वल। तो 1 मोल होगा इथेनॉल का और 1 मोल होगा इथेन का। इनमें क्या चीज़ इक्वल होगी। तो एथेनॉल भी एक मॉलिक्यूल है और इथेन भी एक मॉलिक्यूल है। तो ऑफ कोर्स इनमें जो इक्वल चीज़ होगी मास तो इनका इक्वल नहीं होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो भी सकते हैं लेकिन होंगे नहीं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कोर्स इक्वल होंगे क्योंकि एक मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल होते हैं और इनका जो पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल है और नंबर ऑफ एटम्स नहीं। सो
इसका होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड फॉर द कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन C4H10। तो वो कह रहे हैं कि अगर हमें कंप्लीट कंबस्टन करनी है ब्यूटेन की, जो कि ये है, तो हमें इसके लिए कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए? तो ऑफ कोर्स 13 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमें चाहिए। कंप्लीट कंबस्टन से मुराद है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो, इनकम्प्लीट में हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास एमसीक्यूज खत्म हुए। अब हम लोग जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस पर। नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड यूज्ड इन फोटोग्राफी इंडिकेटेड द फॉलोइंग केमिकल कॉम्पोजिशन। एक कंपाउंड है जिसको जहाँ भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसके अंदर ये कॉम्पोजिशन है 65.45% उसके अंदर कार्बन है, 5 पॉइंट, और ये बाय मास है, यानी इतना मास कार्बन का है। 5.45% उसके अंदर हाइड्रोजन है और 29.09% उसके अंदर ऑक्सीजन है। तो ये आपको ये ऑलमोस्ट 100% के बराबर बनेंगे अगर इन सबको ऐड कर दिया जाए तो। लेकिन इसका मोलर मास जो है वो है हमारे पास 110 ग्राम्स पर मोल। सो हमें निकालना है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, तो चलिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अज्यूम करते हैं कि हमारे पास इसका 100 ग्राम्स का मास था। इससे हमारे लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगी। मतलब हम अज्यूम करते हैं हमारे पास इसी का एक 100 ग्राम का एक सैंपल है, यानी इसका मोलर मास तो ये है, लेकिन एक हम सैंपल ले रहे हैं 100 ग्राम्स का। तो उस सैंपल में कितना कितना मास होगा कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो चूँकि हम 100 ले रहे हैं, परसेंटेज भी 100 के मुताबिक होती है, तो इन 100 ग्राम सैंपल इस मॉलिक्यूल का हमारे पास कार्बन होगी 65.45 ग्राम्स, हाइड्रोजन का होगा हमारे पास 5.45 ग्राम्स और ऑक्सीजन का होगा हमारे पास 29.09 ग्राम्स। तो ये हो गए हमारे पास एक 100 ग्राम के सैंपल में, ये हमारे पास वैल्यूज़ होगी। अब हम लोग इसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे इन्हीं 100 ग्राम के लिए। अगर हम लोग कार्बन को मोल्स में कन्वर्ट करें इस वैल्यू को, सो हमें इसको डिवाइड करना होगा बाय द मोलर मास 65.45 ग्राम्स। मतलब इसके इक्वल नहीं होगा, हमें इसके मोल्स निकालने हैं। तो ये कार्बन इक्वल होगा हमारे पास 65.45 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास, जो कि इसका होगा 12 मोल्स पर ग्राम। ओके, 12 ग्राम्स पर मोल। सो इधर से अगर हम लोग इसको इक्वल करेंगे तो हमारे पास इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 65.45 डिवाइडेड बाय 12, 5.45 मोल्स। इसी तरीके से अगर हम लोग हाइड्रोजन के करें 5.45 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 1 ग्राम पर मोल, 5.45 डिवाइडेड बाय 1, सो ऑफ कोर्स ये तो वही आ जाएगा, यानी इसके अंदर हमारे पास 5.45 मोल्स मौजूद हैं हाइड्रोजन के। और अगर हम लोग ऑक्सीजन के मोल्स निकालें तो वो हमारे पास होंगे 29.09 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 16 ग्राम्स पर मोल। 29.09 डिवाइडेड बाय 16, 1.81 मोल्स। ओके, सो अब हम लोगों के पास ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हम लोग इसकी एक रेशो बनाएंगे कि इनकी मोल्स की क्या क्या रेशो हैं इनके अंदर। हमारे पास रेशो बनती है 5.45 मोल्स। मतलब अगर हम लोग रेशो निकालें अगर हम लोग रेशो निकालें कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन, तो हमारे पास बनेगी 5.45 रेशो 5.45 रेशो 1.81। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए 5.45 को 1.81 से डिवाइड कर देंगे। 5.45 डिवाइडेड बाय 1.81, अराउंड 3,
और 1.81 इन सबको हम लोग 1.81 से डिवाइड कर देंगे जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो 1:3 ये हमारे पास है इन तमाम सब्सटेंसेस की बुनियादी रेशो उस कंपाउंड में प्रेजेंट है। अब हम लोग इसका सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला लिखेंगे, यानी कि जो बुनियादी फार्मूला है, मतलब जो मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है लेकिन एक रेशो वाइज जो फार्मूला है, सिंपलेस्ट फार्मूला, तो वो C3H3O। तो ये हो गया इसका एम्पेरिकल फार्मूला। अब हमें बनाना है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसके लिए हमें याद होना चाहिए कि इसका जो मोलर मास है दैट इज़ 110 ग्राम्स पर मोल। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस एम्पेरिकल फार्मूला का मोलर मास निकालेंगे, यानी इस फार्मूले का क्या मोलर मास है। अगर हम लोग इसका मोलर मास निकालें, सो ये होगा हमारे पास 16, ये होगा हमारे पास जो कार्बन है दैट इज 12 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 16 का 3 into 12 आंसर प्लस 3 प्लस 16, दिस इज अराउंड 55 ग्राम्स। ओके, सो अब एम्पिरिकल फार्मूला का तो 55 ग्राम्स मास है, लेकिन जो मोलर मास है, जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास है, वो 110 ग्राम्स है। तो हम लोग डिवाइड करेंगे, देखेंगे कि कितना स्केल का फ़र्क है। 110 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 55 ग्राम्स, सो 2। तो हमें अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो हमें C3H3O को 2 से स्केल करना होगा, क्योंकि वो इतने टाइम्स उसका मास बड़ा है, असली जो मॉलिक्यूलर मास है। सो दिस बिकम्स C6H6O। ये है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला उस सब्सटेंस के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मैनी मोल्स ऑफ HCl विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 125 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड आर रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ वाटर। सो यहाँ पर हमारे पास ये रिएक्शन दी गई है, एक्सेस ऑफ वाटर है, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड एक लिमिटिंग रिएक्टेंट एल्यूमिनियम क्लोराइड है, तो हम वाटर के बारे में बोल सकते हैं। सारे प्रोडक्ट्स को कंट्रोल करने वाला एल्यूमिनियम क्लोराइड है। तो हम लोगों ने देखना है कि HCl कितने प्रोड्यूस होंगे, तो वाटर को हम भूल सकते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ हम रेशो निकालेंगे HCl की। 2 मोल्स एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं 6 मोल्स ऑफ HCl, यानी जितनी एल्यूमिनियम क्लोराइड होगी उससे 3 टाइम्स ज़्यादा हमारे पास HCl के मोल्स प्रोड्यूस होंगे। तो हमें सिंपली ये निकालना है कि 125 ग्राम्स में कितने मोल्स हैं, और फिर हम लोग आसानी से उसको 3 से मल्टीप्लाई करके HCl के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा Al2Cl3 का जो मोलर मास है वो, सो एल्यूमिनियम का तो होता है 27 ग्राम्स और क्लोरीन का होता है 35.5 ग्राम्स। 27 ग्राम्स 0.2 प्लस 35.5 ग्राम इंटू 3, 27 मल्टीप्लाइड बाय 2, 54 ग्राम्स प्लस 35.5 इंटू 3, यानी कि 106.5 ग्राम। तो जो टोटल मोलर मास होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड का वो होगा 54 प्लस 106.5, 160.5 ग्राम्स। सो ये होगा हमारे पास मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इससे 3 टाइम्स ज़्यादा हमारे पास HCl का है, तो हमें सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है। HCl के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई कर देना है विद 3, 160.5 मल्टीप्लाइड बाय 3, 481.5 ग्राम। 4 नहीं, सॉरी सर, अभी 160.5 ग्राम इसका मोलर मास है। पहले हमें इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड के। सो नंबर ऑफ मोल्स अगर हम लोग 160 में देखें तो हमें हमारे पास जो सैंपल है वो 125 ग्राम्स का है, तो उसके अंदर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है कि मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, जो कि है 160.5 ग्राम्स। सो 125 डिवाइडेड बाय 160.5
0.78 मोल्स। तो 0.78 मोल्स होंगे हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड के। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है विथ 3 क्योंकि हमें रेशो पता है वो है 1 to 3। सो HCl के जो मोल्स होंगे वो होंगे 0.78 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 3, जिसका हमें रिजल्ट मिलेगा 0.78 मल्टीप्लाइड बाय 3 2.34 मोल्स। तो इतने मोल्स हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रोड्यूस होंगे जब हम लोग 125 ग्राम एल्यूमिनियम क्लोराइड का रिएक्ट करेंगे एक्सेस ऑफ वाटर के साथ। तो इसका आंसर है 2.34 मोल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू प्रोड्यूस 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। तो कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत है अगर हमें 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट को प्रोड्यूस करना है। सबसे पहले अगर हम लोग रेशो देख लें इनके मोल्स के दरमियान, सो दैट इज़ 3:1, यानी 3 ओ के हैं तो 1 कैल्शियम नाइट्रेट का प्रोड्यूस हो रहा है। हमें 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट तक पहुंचना है, यानी हम देखेंगे 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट में कितने मोल्स हैं, उसके हिसाब से हम लोग अपने पास निकाल लेंगे कि हमारे पास ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे जो उसके 3 टाइम्स होंगे। सो सबसे पहले अगर हम लोग मोलर मास निकालें कैल्शियम NO3 इंटू 2 का, कैल्शियम नाइट्रेट का, तो इसका मोलर मास अगर हम लोग निकालें सबसे पहले कैल्शियम का मोलर मास, कैल्शियम का मोलर मास है 40 ग्राम्स प्लस, क्योंकि इस होल का है तो ये 2 प्लस 2 इंटू, यानी 2 होंगे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स। नाइट्रोजन का है हमारे पास 14, 2 इंटू 14 ग्राम्स प्लस 2 इंटू 3 इंटू 16 ग्राम्स। तो कुछ इस तरीके से हम लोग अपना मोलर मास निकालेंगे इधर। 40 ग्राम्स प्लस 28 ग्राम्स प्लस 6 इंटू 16 प्लस 96 ग्राम्स। तो हमारे पास जो मोलर मास कैल्शियम नाइट्रेट का आएगा 40 प्लस 28 प्लस 96, 164 ग्राम्स। तो 164 ग्राम्स पर मोल, ये होगा इसका मोलर मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इन 1 ग्राम्स। तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास। 1 डिवाइडेड बाय 164, 6.09 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स। तो ये तो हो गए 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट में इतने मोल्स। तो अब हमें ऑक्सीजन में निकालने हैं, तो वो सिंपली इसको मल्टीप्लाई बाय 3 होंगे। ऑक्सीजन के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, इधर O2 के नंबर ऑफ मोल्स होंगे, वो होंगे दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाय 3, जो कि होगी आंसर मल्टीप्लाइड बाय 3 0.01 मोल्स। तो ये होंगे हमारे पास ऑक्सीजन के मोल्स। इतने मोल्स की हमें ज़रूरत होगी ऑक्सीजन की अगर हमें 1 ग्राम, जो कि बहुत छोटी अमाउंट है, प्रोड्यूस करनी है कैल्शियम नाइट्रेट की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएक्टेंट व्हेन Al2S3 इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 25 ग्राम्स ऑफ ईच रिएक्टेंट। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास Al2S3 हम प्रोड्यूस करेंगे और हर रिएक्टेंट का हम लोग एल्यूमिनियम का भी और सल्फर का भी 25-25 ग्राम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा? सबसे पहले वैसे हम लोग रेशो लिख लेते हैं, तो 2:3। इस रेशो के मुताबिक हमारे पास इस रेशो के मुताबिक हमारे पास ये दोनों एलिमेंट्स होने चाहिए। कोई भी ऊपर नीचे हुआ तो एक लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 25 ग्राम एल्यूमिनियम में जो है हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, हमें 25 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका जो मोलर मास है वो कर देना है। और यहाँ पर ये 2 एल्यूमिनियम है, यानी 2 मोल्स
ऑफ एल्यूमिनियम के हमें चाहिए, लेकिन हम एल्यूमिनियम का यहाँ पर डालेंगे जिसका एल्यूमिनियम का मोलर मास है, एल्यूमिनियम का जो मोलर मास है दैट इज़ 27 ग्राम, 27 ग्राम, तो ये क्लोज टू 1 मोल है। 25 डिवाइडेड बाय 27, 0.92 मोल्स। ये हो गया हमारे पास एल्यूमिनियम के मोल्स। इसी के साथ साथ हमें निकालने होंगे सल्फर के मोल्स। सल्फर का ये हमारे पास 25 ग्राम है एस, और सल्फर का जो हमारे पास वो है मोलिकुलर मास, मोलर मास आई थिंक 32 ग्राम्स सल्फर। थर्टी टू ग्राम्स, 25 डिवाइड बाय 32 ग्राम्स इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 32 इज इक्वल टू 0.78 मोल्स। तो ये तो है हमारे पास मोल्स। चलें इसकी सबसे पहले रेशो निकालते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसकी रेशो निकालें 0.92 रेशो 0.78 मोल्स, तो 0.92 डिवाइडेड बाय 0.78, अगर हमें इसको सिंप्लीफाई करना है तो इधर ये हो जाएगा 1.18 रेशो 1। तो ये रेशो बनेगी हमारे पास इधर इन मॉलिक्यूल्स की। हमारे पास 0.92 मोल्स मौजूद होंगे। अगर हमारे पास 25 ग्राम हो तो 0.92 मोल्स मौजूद होंगे हमारे पास एल्यूमिनियम के, और 0.78 मोल्स मौजूद होंगे हमारे पास सल्फ़र के। तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास जो ओरिजिनल रेशो है वो है 2:3, यानी कि सल्फ़र को ज़्यादा होना चाहिए था एल्यूमिनियम से, उसके मोल ज़्यादा होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। सल्फ़र जो है वो एक्चुअली में कम है और एल्यूमिनियम ज़्यादा है। तो क्लियरली जो हमारे पास यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा वो हमारे पास सल्फ़र होगा, क्योंकि वो कम मिकदार में है जितनी मिकदार में उसे होना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास सल्फ़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, और ये इनसे गलती हुई है, तो ये एक ही क्वेश्चन है। पिछले सवाल की तरह का ही क्वेश्चन है। हमारे पास 20.2% सोडियम है, ये इतना सल्फर है, इतना ऑक्सीजन है, और मोलर मास इसका ये है। तो हमें निकालना है इसका एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बिल्कुल इस तरह जैसे हमने पहले किया था। हम अज्यूम करेंगे कि 100 ग्राम हमारे पास उसका सब्सटेंस का मौजूद है, तो उस 100 ग्राम के अंदर हमारे पास 20.2 ग्राम्स तो होंगे सोडियम के, हमारे पास 37.6 ग्राम्स होंगे सल्फर के, और हमारे पास 42.2 ग्राम्स होंगे ऑक्सीजन के उसके अंदर, उस मॉलिक्यूल के अंदर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास हो गए अप्रॉक्सीमेटली 20.2 ग्राम्स डिवाइडेड बाय सोडियम का है 23 ग्राम्स पर मोल। 20.2 डिवाइडेड बाय 23 ग्राम्स पर मोल, जो कि होगा 0.89 0.89 मोल्स हमारे पास होंगे सोडियम के। नेक्स्ट है हमारे पास सल्फ़र। सल्फ़र का यहाँ पर जो मान दिया गया है दैट इज़ 37.6 ग्राम्स, और जो सल्फ़र का मोलर मास है वो है 27 ग्राम्स, 32 ग्राम्स पर मोल। सो यहाँ पर हम लोग अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये होगा 37.6 डिवाइडेड बाय 32, 1.175 मोल्स, और अगर ऑक्सीजन का निकाला जाए तो वो होगा 42.2 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 16 ग्राम्स पर मोल। 42.2 डिवाइडेड बाय 16, 2.6375 मोल्स। तो ये हो गए इनके मोल्स। अगर 100 ग्राम हो, इसकी अगर हम लोग रेशो निकालें, जो कि हर अमाउंट के लिए सेम होगी, 0.89 रेशो 1.175 रेशो 2.6375,
हम निकाल रहे हैं सोडियम रेशो, सल्फर रेशो, ऑक्सीजन। इस सब को हम लोग सबसे छोटे यानी 0.89 से डिवाइड कर देंगे। पहला वाला ऑफ कोर्स 1 आ जाएगा, दूसरा वाला 1.175 डिवाइडेड बाय 0.89, 1.32 एंड देन तीसरा 2.6375 डिवाइडेड बाय 0.89, 2.96। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास हमारी रेशो बनेगी। नेक्स्ट अब हमें निकालना है इसका एम्पिरिकल फार्मूला। सो एम्पिरिकल फार्मूला तो बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ होल नंबर्स हैं नहीं। सबसे पहले तो जिनको राउंड किया जा सकता है उनको राउंड कर देते हैं। बहुत करीब करीब से जो राउंड होंगे, 1.32 तो नहीं राउंड होगा, लेकिन ये 3 में राउंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमें होल नंबर्स चाहिए एम्पिरिकल फार्मूला के लिए। तो अगर हम लोग देखें और वन मोर थिंग, ये 0.88 था। तो अगर मैं ऊपर जाऊँ तो ये 0.88 था। अगर मैं 0.88 करूँ तो ये तकरीबन 1.33 आता है। और 1.33 यानी कि तकरीबन 1, अगर हम लोग देखें तो ये होगा 1 × 1/3, तकरीबन इसके बराबर आएगा। तो मैंने इसको होल नंबर बनाना है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूँ तो यहाँ से ये नहीं, इससे नहीं होगा। तो मैं देखूँगा कि मैं किस तरह से इसको करीबी तौर पर जो है वो होल नंबर बना सकता हूँ। अगर मैं देखूँ 1.33, अगर मैं 1.33 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूँ, सो वो तकरीबन 3.99 यानी तकरीबन 4 आता है। तो मैं सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि करना सबको पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 3 नहीं 9। सो अब हमारे पास होल नंबर्स आ गए हैं। तो अब हम लोग जो रेशो बना सकते हैं वो कि Na3S4O9, ये होगा हमारे पास हमारा एम्पिरिकल फार्मूला। नेक्स्ट हमने निकालना है अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो उसके लिए हमारे पास मोलर मास है 682.8 ग्राम्स। मोलर मास 682.8 ग्राम पर मोल। ये हो गया हमारे पास हमारा एम्पिरिकल फार्मूला। हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला का मोलर मास निकालें ऑफ ई यानी एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये होगा 3 × 23 ग्राम्स प्लस 4 × 32 ग्राम्स प्लस 9 × 16 ग्राम्स। 3 × 23 69 प्लस 4 × 32 प्लस 9 × 16 341 ग्राम्स पर मोल, ग्राम्स पर मोल, मोलर मास है ना इसका, ग्राम्स। तो अब हम लोग डिवाइड करेंगे 682.8 ग्राम्स पर मोल को डिवाइडेड बाय 341 ग्राम्स पर मोल, ताकि हमारे पास ये यूनिट्स कैंसिल हो जाएं। सो हो जाएगा ये 682.8 ग्राम्स पर मोल डिवाइडेड बाय 341 ग्राम्स पर मोल, और 341, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 है, बल्कि 2 से थोड़ा सा कम ही है। 682.8 डिवाइडेड बाय 341, तो 2 हो गया हमारे पास वो स्केल फैक्टर। तो हमें सिंपली इस एम्पिरिकल फार्मूला को 2 से स्केल कर देना है। इसको अगर हम लोग 2 से स्केल कर दें, Na3S4O9, इसको होल को 2 से स्केल कर दें, तो हमारे पास हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा, जो कि होगा Na6S8O18। तो ये हो जाएगा हमारे पास हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन। जो रिएक्शन है 681.1 ग्राम सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट इज मिक्स्ड विद 51.6 ग्राम्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच वन विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो सबसे पहले तो ये करेक्शन कर लें, ये एक ही क्वेश्चन है। उसके बाद वो कहते हैं कि
हाँ, 681 ग्राम सॉलिड कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इसके साथ मिक्स किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि इसके अंदर मोल्स कितने हैं और रेशियो हम लोग लिख लेते हैं। रेशियो इनमें 1:2 होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग निकालें 681.1 ग्राम सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट का, और ये कैल्शियम ये O है। कैल्शियम क्लोराइड। ओके, ये L है, L 1 नहीं। अगर हम लोग सबसे पहले निकाल लें कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास है, तो ये होगा, कैल्शियम का है 40 ग्राम्स प्लस 12 ग्राम्स प्लस 3 इंटू 16 ग्राम्स। सो 40 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16 100 ग्राम्स। अगर हम लोग निकालें इसके नंबर ऑफ मोल्स, तो वो होंगे 68.1 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 100 ग्राम्स। 68.1 डिवाइडेड बाय 100, सो ये होगा 0.681 मोल्स होंगे हमारे पास इसके कैल्शियम कार्बोनेट के। और हमारे पास जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो है 51.6 ग्राम्स, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मोल मास होगा वो होगा 1 + 35.5, यानी कि अराउंड 36.6 ग्राम्स पर मोल। 51.6 डिवाइडेड बाय 36.6, तो ये होगा 1.4 मोल्स। सो ये होंगे हमारे पास हमारे वो जो हैं हमारे मोल्स। तो अब सबसे पहले हम इसकी रेशो निकालेंगे। 0.681 मोल्स रेशो 1.4 मोल्स। सो अगर हम लोग इन दोनों को 0.681 से डिवाइड कर दें, तो ये होगा 1:2 0.05। तो वैसे तो ये ऑलमोस्ट अपनी रेशो को मैच करता है, लेकिन हल्का सा ये ज़्यादा है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास होगा इस केस में कैल्शियम कार्बोनेट। हमारे पास हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर 2 सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ dilute sulfuric acid on copper 2 oxide. A student prepared 1.85 grams of copper 2 sulfate. If its theoretical yield is 2.5 grams, calculate its percentage yield. ऑल्दो ये फॉर्मेटिव में जा चुका है, लेकिन हम लोग इसको भी कर लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट ने अपने ये रिएक्शन थी, और जो स्टूडेंट ने जितना प्रोडक्ट हासिल किया है कॉपर 2 सल्फेट का, वो है 1.85 ग्राम्स। तो ये तो उसकी एक्चुअल यील्ड है, दिस इज एक्चुअल यील्ड जो कि स्टूडेंट ने पाई है। लेकिन जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो है 2.5 ग्राम। अब थ्योरेटिकल यील्ड ये है कि अगर हम लोग केमिस्ट्री को अप्लाई करें, स्टाइक्योमेट्री को अप्लाई करें, इक्वेशंस को अप्लाई करें, तो जितने हमने रिएक्टेंट्स लिए थे उसके मुताबिक 2.5 ग्राम्स आना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है, क्योंकि कभी कुछ चीज़ गिर जाती है, कोई लॉस हो सकता है, कभी तमाम रिएक्टेंट्स रिएक्ट ही नहीं करते, कभी वो कोई और रिएक्शन कर देते हैं छोटी सी, कभी आपकी मेजरमेंट में एरर होता है। तो एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। तो वो कह रहे हैं कि परसेंटेज यील्ड निकालें, कितनी परसेंट आपके पास जो है वो यील्ड हुई है। तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। तो ये होगा और अगर आपने इसको परसेंट में कन्वर्ट कर परसेंट में ही कन्वर्ट करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर देंगे, 100%। तो ये होगा आपके पास परसेंट यील्ड। तो 1.85 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 2.5 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 100%। परसेंट तो हमारे पास परसेंट ही हो जाएगा, और इसको हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। कैलकुलेटर पर परसेंट नहीं डालेंगे। 1.85 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 100, 74 और आगे परसेंट है तो परसेंट आ जाएगा। 74% हमारे पास यील्ड है, यानी जितनी होनी चाहिए थे उसके 74% सिर्फ हम लोग यील्ड कर पाए हैं। तो ये हमारे पास हमारी परसेंट यील्ड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट सम अमाउंट ऑफ लाइमस्टोन वाज हीटेड एंड ओनली 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाज प्रोड्यूस्ड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, व्हाट मास ऑफ लाइमस्टोन वाज हीटेड। तो लाइमस्टोन को हीट किया गया है और हमें कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिली है। तो वो कह रहे हैं कि लाइमस्टोन को हीट किया गया और हमें जितनी कार्बन डाइऑक्साइड मिली वो है 24 डेसीमीटर क्यूब। तो कितने लाइमस्टोन को हीट किया गया था? तो सबसे पहले हम लोग अपनी रेशो देखेंगे लाइमस्टोन और कार्बन डाइऑक्साइड की यील्ड के दरमियान। तो वह है 1:1। जितनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होंगे उतने ही मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि कितने मोल्स ऑफ हम लोग प्रोड्यूस कर पाए हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें पता है मोलर जो वॉल्यूम है, यानी एक मोल गैस के लिए जो वॉल्यूम होगा RTP पर, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, मोलर मोलर गैस वॉल्यूम, तो वो है हमारे पास 24 डेसीमीटर क्यूब। तो अगर हमने निकालना है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो हमने सिर्फ ये करना है कि अपनी जो हमारे पास वॉल्यूम आया है वो लेना है, जो कि इस केस में हमारे पास 24 डेसीमीटर क्यूब ही है, और उसको डिवाइड कर देना है जो मोलर गैस वॉल्यूम है 24 डेसीमीटर क्यूब। तो हमारे पास आता है 1 मोल्स। हमारे पास आता है 1 मोल, यानी कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग प्रोड्यूस कर सके हैं। तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होगा। और अब हमें इसका मास निकालना है, तो बुनियादी तौर पर हमें कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालना है, और वही हमारे पास मास होगा जिसको हीट किया गया है। इसका अगर हम लोग मोलर मास निकालें तो कैल्शियम इज़ 40 ग्राम्स प्लस 12 ग्राम्स प्लस 3 × 16 ग्राम्स, 52 ग्राम्स प्लस 3 × 16, 48 ग्राम। So this becomes 100 ग्राम्स। तो 100 ग्राम्स हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास है वो हीट किया गया है। तो अभी के लिए हम लोग इतनी ही एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और बाकी जितने सवाल हैं वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।